गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ सारे बच्चे फटाफट। कोई बात नहीं, शाहनवाज होता है। अरे यार, हम लोग क्या है, हम लोग मिलजुल कर पढ़ते हैं। कभी 2 मिनट लेट, कभी 2 मिनट जल्दी। और मेरे को नहीं लगता आप में से किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कभी हो सकता है आप भी 5 मिनट लेट हो, उस दिन आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि अविनाश भैया यार 5 मिनट टाइम दे दे, एंड आई विल ऑलवेज हेल्प। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 5 मिनट में ऐसे भी हम लोग कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे कि 5 मिनट लेट किया तो क्या हो जाएगा। हाँ, रेगुलर बेसिस ना हो तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, कभी कभी तो यार ठीक है। आ जाइए, शाहनवाज, शैलेश, साहिल, साक्षी, रिचा, गुड इवनिंग। कहां है समीक्षा दीदी, ऋषभ भैया, अमन, रुकमनी, आ जाइए। आयान, मोनिका, गुड इवनिंग। शिवानी, सुमित, समीक्षा, गुड इवनिंग। चलो, आज जो हमारा क्लास रहेगा, छोटा सा क्लास रहेगा। ओनली फॉर द रीजन मैं क्लास इवनिंग में ले रहा हूं, एंड ज्यादा लंबा लेने का कोई मतलब मेरे को लगता है तुक नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑफिस से थके आ रहे आए हैं, फिर आपको खाने की भी जल्दी है। शायद हो सकता है कोई बच्चा तो घर में घुस के खाना शुरू किया और साथ साथ क्लास कर रहा हो। तो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारी उतनी मेहनत है नहीं वैसे। तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा। आज मेरा टारगेट रहेगा गुडविल कंप्यूटेशन से रिलेटेड जो और मेथड्स है। अभी तक हमने दूसरा मेथड हमारा चल रहा है, 2 और मेथड मुझे डिस्कस करने हैं आपके साथ। वो अच्छे से डिस्कस करके बेसिक पूरा कंप्लीट कर दे। फिर अगर थोड़ा टाइम बचा तो एक बड़ा क्वेश्चन बना के पूरे चीज को एक बार आपके दिमाग में बैठाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास गुडविल कंप्लीट करके शेयर्स के वैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे और अपना चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा। यस, सुबह मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब एक्चुअली इतना ज्यादा रेन हो रहा था, और सुबह उसी टाइम पे 6:30 से 7:30 के करीब इतना तेज रेन हो रहा था कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू कम आउट ऑफ होम। और पूरा रात बरसा है तो कहाँ पानी होगा कहाँ नहीं होगा। तो इट वाज लाइक आई डिसाइडेड नॉट टू ड्राइव इन द मॉर्निंग विथ सो हेवी रेन। तो मैं सोचा शाम को ले लूंगा आज क्लास। वैसे वेरी गुड समीक्षा, रेनी डे स्पेशल क्लास। यस, रेनी डे का स्पेशल क्लास है आज। और आज का क्लास हम लोग गुडविल को कंप्लीट करेंगे, बेसिक्स वाले पार्ट को। फिर हम लोग एडवांस प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। प्रोबेबली आज एक क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से फुल फ्लेजेड एडवांस क्वेश्चन ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ डिस्कस कर रहा था। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना सीखा, जहां पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया दोनों अप्रोच से। फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, हमने शेयर होल्डर फंड अप्रोच से ही कैलकुलेट किया था। हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड 2 अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू और लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको बोला हम लोग एग्जाम में यूज करेंगे शेयर होल्डर्स फंड पॉइंट ऑफ व्यू, और नोट देंगे ऑल्टरनेटिवली हम लोग लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फर्क होता है दोनों में, किस तरीके से दोनों को कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए 2 अप्रोच यूज कर सकते हैं, एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच। वो भी दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 जो था ना, इंस्टीट्यूट के बुक में ना, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज किया हुआ है, जिसके कारण आंसर में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, जो मैं चाहता हूं मैं आपके साथ डिस्कस करूं। सुनना ध्यान से। हाँ, वो क्वेश्चन अलग है, इसीलिए चेंजेस है। ठीक, हमने जो किया, अगर ये क्वेश्चन है तो हमने जो किया वो फाइनल है। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है जिसके बारे में मेरे को आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। सुनना ध्यान से। वैसे वो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ। इंस्टीट्यूट के मैथ में ना, ये जो यहां पे डिविडेंड लिखा हुआ है ना, वहां पर डिविडेंड पेएबल की जगह आप कट नहीं करोगे, आप सिर्फ सुनोगे। डिविडेंड पेएबल की जगह प्रोपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ है। प्रोपोज्ड डिविडेंड।
दो वर्ड्स है, एक डिविडेंड प्रोपोज्ड, एक डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिविडेंड प्रोपोज्ड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। अकाउंट्स में डिविडेंड की अकाउंटिंग के समय ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रोपोज्ड डिविडेंड और डिविडेंड डिक्लेयर्ड। प्रोपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? मान लो अभी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कंपनीज का कंप्लीट हुआ। उसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई करना शुरू करती है, पीएल बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, कैश फ्लो बनाती है, वगैरह वगैरह। कंपनी ने जब पूरे साल के कामकाज का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया, कंपनी ने देखा कि इस साल हमने 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाए, 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया या 10 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में बांटेंगे। जो कैपिटल है उसके बेसिस पे मान लो 10% 15% का डिविडेंड लेके 2 करोड़ रुपए का डिविडेंड के रूप में हम लोग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सोचता है ना कि हमने साल भर में प्रॉफिट कमाया, हम इस प्रॉफिट से डिविडेंड बांटना चाहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड। आप जानते हो कंपनी में कोई भी काम होता है, जैसे डिविडेंड से रिलेटेड काम की एग्जांपल लूं, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, प्रोपोज करते हैं, और फिर शेयर होल्डर इसको एजीएम में अप्रूव करके डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। तो प्रोपोज्ड डिविडेंड का मतलब हो गया कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहती है कि इस प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए टू दी शेयर होल्डर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोलता है डिविडेंड की जो अकाउंटिंग है ना तब होनी चाहिए जब डिविडेंड एक्चुअली डिक्लेयर किया जाए, यानी जब शेयर होल्डर उस डिविडेंड को अप्रूव करे और वो डिविडेंड कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाए कि हां अब शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, तब जाकर डिविडेंड की अकाउंटिंग करनी चाहिए। डिविडेंड की अकाउंटिंग कैसे होती है? प्रॉफिट से पहले डिविडेंड सेट असाइड करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, फिर डिविडेंड जब पेमेंट करते हैं डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो AS4 बोलता है प्रोपोज्ड डिविडेंड कंपनी इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। डिविडेंड की लायबिलिटी तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए जब वो एक्चुअली डिक्लेयर किया जाए बाय द शेयर होल्डर या एक्चुअली अप्रूव किया जाए बाय द शेयर होल्डर इन दी AGM। अब इंस्टीट्यूट ने अपनी मैट में क्या किया, डिविडेंड पेएबल की जगह प्रोपोज्ड डिविडेंड लिख दिया लायबिलिटी साइड में। अब प्रोपोज्ड डिविडेंड क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, बट कंपनी ने अपने लायबिलिटी साइड में दिखाया है, मतलब कंपनी ने प्रोपोज्ड डिविडेंड को रिकॉर्ड कर लिया है, तो इस मिस्टेक को हम लोग पहले सही करेंगे बिफोर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग बोलेंगे ये प्रोपोज्ड डिविडेंड जो रिकॉर्ड किया गया है ये सही नहीं है, तो ये प्रोपोज्ड डिविडेंड लायबिलिटी में आना नहीं चाहिए, और कंपनी का इसके कारण जो प्रॉफिट कम हो गया होगा, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो कंपनी का प्रॉफिट्स कम हो जाएगा, जो प्रॉफिट कम हो गया उस प्रॉफिट को भी आप बढ़ा दो, आप इंस्टीट्यूट के मैट में इसी चीज का सोल्यूशन देखोगे ना। पता है क्या चेंज किया गया? यहां से डिविडेंड को हटाया गया, बोला डिविडेंड आना नहीं चाहिए। मैंने बोला क्यों? बोला अभी प्रोपोज हुआ है, अभी तो ये लायबिलिटी है ही नहीं, जब डिक्लेयर होगा तब लायबिलिटी बनेगा, तब सोचेंगे। अभी ये डिविडेंड लायबिलिटी नहीं है तो आप माइनस मत कीजिए, मेरा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो ये जो 16,80,000 प्रॉफिट आया, इससे मैं वो डिविडेंड ऐड कर दूंगा 10,90,000। क्यों ऐड करेंगे सर अगर डिविडेंड आपने लायबिलिटी में दिखाया है मतलब आपने प्रॉफिट से सेट असाइड किया है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोपोज डिविडेंड, जो कि करना नहीं चाहिए था, तो आपका प्रॉफिट जो दिख रहा है वो कम हो गया है, आप उसको ठीक कीजिए। तो मैं प्रॉफिट को रेक्टिफाई करूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा 27,70,000। अब मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी इनको ऐड हटाने के बाद जो बढ़ा हुआ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट विच इज 2770। सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है, सिर्फ उन्होंने क्या किया, डिविडेंड पेएबल की जगह, डिविडेंड डिक्लेयर्ड की जगह प्रोपोज्ड डिविडेंड वर्ड लिख दिया। प्रोपोज्ड डिविडेंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। तो मैं इस प्रोपोज्ड डिविडेंड को लायबिलिटी से हटाऊंगा। जब मैं प्रोपोज्ड डिविडेंड को लायबिलिटी से हटाऊंगा तो जो मेरा प्रॉफिट्स कम किया है आपने, उन प्रॉफिट्स को मैं भी बढ़ा दूंगा। तो पहले एंट्री कंपनी ने कर ली पीएल टू प्रोपोज डिविडेंड, अब मैं इसको ठीक करने के लिए रिवर्स करूंगा, प्रोपोज डिविडेंड टू पीएल। तो प्रोपोज डिविडेंड लायबिलिटी साइड से हट जाएगा, पीएल क्रेडिट मतलब पीएल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा, पीएल का क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाएगा तो करंट ईयर प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएगा।
तो अगर एग्जाम में कभी आपको गलती से प्रोपोज्ड डिविडेंड वर्ड दिख जाए, प्लीज ध्यान रखिएगा ये चेंजेस हमको करनी पड़ेगी। हम लोग फिर डिविडेंड को लाइबिलिटी मानेंगे ही नहीं। हमने बोला बेकार का लिख दिया, गलती कर दिया, तो इसको हटाओ और प्रॉफिट को भी सही करो। हम लोग वो काम करके कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। सर ये हम लोगों को रूल्स कहां पढ़ने मिलेंगे डिविडेंड के लिए? मैं AS4 में आपको पढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। वहां पर आपको बताऊंगा डिविडेंड की अकाउंटिंग कंपनीज को कैसे करनी है। तो प्लीज मेरे साथ एक नोट लिखें, प्लीज मेरे साथ एक नोट लिखें। नोट, इफ क्वेश्चन specifies proposed dividend on liability side of balance sheet, proposed dividend on liability side of balance sheet, then please remember as per AS4 proposed dividend cannot be recognized as a liability, So while computing capital employed, number A, don't deduct dividend as a liability, डिविडेंड को डिडक्ट मत कीजिएगा आप। नंबर बी, इंक्रीज द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, increase the profits for the year by the amount of dividend, proposed dividend recognized, आपने बेकार का प्रॉफिट से डिविडेंड निकाल लिया, जबकि अभी तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ प्रपोज किया गया है। तो आपने जो प्रॉफिट कम कर लिया वो प्रॉफिट बढ़ाओ, और प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी नहीं है, उसको लायबिलिटी साइड से हटाओ। तो मैं क्योंकि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस देख रहा था, मेरे को ये चीज दिखाई दिया, रिमेंबर दिस थिंग। मैं AS4 में आपको पढ़ाऊंगा। AS4 हमारे थर्ड फेज के AS होंगे। थर्ड फेज मतलब वैल्यूएशन और एक थ्योरी चैप्टर के बाद हम लोग AS में वापस जाएंगे। AS 12, 16, 28 एसेट से रिलेटेड AS है, उनको करेंगे। वो खत्म हो जाएगा, वापस एक चैप्टर, फिर थ्योरी, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे AS में। तब हम लोग AS1, AS4, AS5 ये 3-4 AS कंप्लीट करेंगे। उस समय मैं आपको ये समझाऊंगा। तो ये मेरे डिस्कशन में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी। बट यहां पे क्योंकि किया और मैंने देखा एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दिया। क्लियर है क्या? एनी डाउट्स ऑन दिस? नो सर, वेरी गुड। हम लोग 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। और मैंने आपके साथ कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग चलेंगे मेथड नंबर 3 में। कहां गया? सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस तो किया था। मेथड 2 हो गया। मेथड 3 हेडिंग देंगे, मेथड 3। ये मेथड 2 का आप समझो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मेथड 3,
एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड, एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड, ये ज्यादा चेंज नहीं है, ये मेथड 2 का ही एक अच्छा मॉडिफिकेशन है, उसको और रिफाइन करेगा आपके लिए, और रिफाइन करेगा। इस मेथड से गुडविल निकालोगे तो मेथड 2 से अच्छा मेजर है मेथड 3, एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। हम लोग एग्जाम में ये नहीं बोलेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड दिया है तो है, आपने क्या दिया है, हम तो इससे अच्छा मेथड भी जानते हैं। एग्जाम में तो जो देगा वो देगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये सुपर प्रॉफिट मेथड का एक मॉडिफिकेशन है विच गिव्स अ बेटर रिजल्ट देन द सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटर रिजल्ट मतलब ये नहीं गुडविल ज्यादा निकलेगा या गुडविल कम निकलेगा, बेटर रिजल्ट मतलब ये जो गुडविल की सोच है उसको ये अच्छे से डेपिक्ट करता है एज कंपेयर टू मेथड 2। देखो क्या बोला, मैं एकदम सिंपली बताता हूं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मान लो आप ये एग्जाम्पल बाद में लिखना, पहले मेरी बात सुन लो फिर ये एग्जाम्पल उतार लेना अगर आप चाहो तो। ये टाइमलाइन आपने एसएफएम या बचपन में एफएम में बहुत बार बनाई होगी। 0 मतलब आज हम लोग एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं, बिजनेस, हम लोगों को उस बिजनेस परचेज करने के लिए गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है, क्योंकि जो सामने वाला कंसीडरेशन मांगेगा, या मान लो आप ही बिजनेस बेच रहे हो तो आप जो कंसीडरेशन लोगे सामने वाले से उसमें गुडविल की भी कंसीडरेशन हम लेंगे, गुडविल की भी कंसीडरेशन हम लेंगे। अब इस गुडविल की वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं, सर इससे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है उसको एस्टिमेट कर लो और उसके बेसिस पे इसकी वैल्यूएशन कर लो। वेरी गुड, मैंने एस्टिमेट किया इस गुडविल का बेनिफिट ना, इस गुडविल का बेनिफिट मेरे को नेक्स्ट 5 साल तक मिलेगा, नेक्स्ट 5 साल तक, और इस गुडविल के कारण नेक्स्ट 5 साल तक मैं हर साल 50,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाऊंगा देन दी राइवल्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाऊंगा, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो ये गुडविल का मेरा फायदा क्या है, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 5 साल तक मैं 50,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा पाऊंगा हर साल, हर साल। ये 5 साल हो गए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल तक वो प्रॉफिट्स मेंटेन हो सकते हैं, कितने साल तक ये बेनिफिट मेंटेन हो सकता है। ये 5 साल के सुपर प्रॉफिट्स। मेथड 2 क्या बोलता था, ओके इस गुडविल के बेनिफिट से तुम हर साल 50,000 ज्यादा कमा पाओगे, कितना साल कमा पाओगे, मैंने बोला 5 साल, तो 50,000 इंटू 5 साल इक्वल टू 2,50,000 आपका गुडविल हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मेथड 2 ये बोल रहा था। अब मेथड 3 देखो क्या बोल रहा है, मेथड 3 बोल रहा है बहुत एकदम बढ़िया वाला बात, बोला गुडविल का पैसा कब दोगे, आज देंगे। अगर आज आप गुडविल का पैसा देने वाले हो और मेथड 2 के हिसाब से, मेथड 2 के हिसाब से अगर आप 50,000 इंटू 5 2,50,000 रुपए दो तो आपको एज अ बिजनेसमैन नुकसान है। कैसे नुकसान है, आज मैं आपको बोलता हूं मेरे को 2,50,000 रुपए दो, मान लो कोई भी बच्चा, अमन आज मेरे को तुम 2,50,000 रुपए दो, नेक्स्ट 5 साल तक मैं तुमको हर साल 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 दूंगा, क्या तुम ये 2,50,000 इन्वेस्ट करना चाहोगे अमन बोलेगा नहीं सर, क्यों करेंगे सर, हम अगर कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम तो उस पर रिटर्न चाहेंगे ना सर, आप भले ही मेरे सर हो सर, आप मेरे से पैसा ले रहे हो तो पैसा का रिटर्न तो सर हर जन को चाहिए, आपसे थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे बट सर ब्याज तो आपसे भी लेंगे। अगर मैं सेकेंड मेथड से गुडविल कैलकुलेट करता हूं 2,50,000, मतलब सोचो क्या हुआ, मैंने आज 2,50,000 पेमेंट किया और नेक्स्ट 5 साल में 50 50 50 50 50 का मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, मेरे को नुकसान हो गया मेरे बच्चे। आज ये 2,50,000 कहीं और लगाता ना तो इंटरेस्ट जोड़ के मेरे को हर साल 50,000 से ज्यादा रुपया मिल सकता था, हर साल 50,000 से ज्यादा रुपया मिल सकता था। तो सेकंड मेथड का प्रॉब्लम क्या है, सेकंड मेथड ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, वो बोलता है 50,000 हर साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 250 का गुडविल दो। तो हमने सेकंड मेथड को ना इसीलिए नकार दिया क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, इसीलिए आया मेथड 3। मेथड 3 बोलता है आपको जो ये 50,000 5 साल में मिलेगा, आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो,
इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो एज पर योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग डिस्काउंट रेट बोलते हैं, और ये 5 साल का जो 50,000 का आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा ना, उतना ही आप गुडविल का पैसा सामने वाले को दो, ताकि आप सामने वाले को अगर कोई एसेट के लिए पैसा दे रहे हो तो उस पर भी आपको रिटर्न कमा सको। आप 2.5 लाख दे दिए, 5 साल में 50 मिलेगा, आपको क्या फायदा है? तो मेथड 3 बोलता है आप जो इस गुडविल से फ्यूचर में बेनिफिट कमाने जा रहे हो, उन सारे बेनिफिट्स का आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू निकालो एट योर डिस्काउंट रेट, एट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट, एंड जो अमाउंट आएगा वही आपका गुडविल का मेजर होना चाहिए, वही आपका गुडविल का वैल्यू होना चाहिए। आप कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न कमाने का तो सोच हम लोग रखते ही है। हम लोग कैसे भी एसेट में इन्वेस्ट करें, हम चाहते हैं हमको उससे कुछ एक्स्ट्रा मिले, जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा मिले, नहीं तो क्या फायदा। तो मेथड 3 बोला आपको अगर गुडविल कैलकुलेट करना है ना, आप ये जो 5 साल 50,000 मिलेगा, इनका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हर साल सुपर प्रॉफिट का अमाउंट कांस्टेंट है। हम अलग अलग कैलकुलेट करने की जगह एक ही एन्युइटी फैक्टर से अगर कैलकुलेट कर ले तो काम हो जाएगा। आपने एफएम में पढ़ा होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी दैट इज 50,000 इंटू एन्युइटी फैक्टर। मान लो डिस्काउंट रेट है 15% फॉर 5 ईयर्स, मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो 15% फॉर 5 ईयर्स। अलग से कोई डिस्काउंट रेट नहीं देगा तो मैं एनआरओआर को यूज कर लूंगा, जो इंडस्ट्री एवरेज रेट है कम से कम उतना तो कमाए हम। तो 50,000 इंटू एन्युइटी फैक्टर, कितने साल का? 15% के, कितने साल का? 5 साल का। अब ये 15% से 5 साल का एन्युइटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते हैं क्या? सर बिल्कुल जानते हैं। 50,000 इंटू, सर कैलकुलेटर हम लोग उठाएंगे, 15% का फैक्टर हो गया 1.15, 1 रुपया पे 15% जोड़ेंगे तो 1 साल के एंड पे वो 1.15 हो जाएगा। डिवाइड 5 बार इक्वल टू, क्योंकि 5 साल का कैलकुलेशन करना है, 5 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 जीटी 3.352। अगर कोई बच्चा बचपन में एफएम सही से नहीं कर रखा है तो हो सकता है उसको ये कैलकुलेशन ना याद आए। मैंने सिंपली किया, कुछ नहीं, कैलकुलेटर पे शॉर्टकट 1.15, अगर 10% होता तो 1.10, 18% होता 1.18, कुछ भी हो, डिवाइड 5 साल है तो 5 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5, और पांचों को टोटल कर दिया जीटी दबाकर। अगर किसी के कैलकुलेटर में जीटी बटन नहीं है तो वो हर बार इक्वल टू दबाने के बाद मेमोरी में उसको ऐड करते जाए, इक्वल टू एम प्लस, 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 फिर मेमोरी को रिकॉल करे एमआरसी तो आपको 3.352 दिख जाएगा। तो मेरे गुडविल का वैल्यू होगा 50,000 इंटू 3.35216 रुपीज 1,67,608, 1,67,608। तो मैं आपको गुडविल के लिए 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आज आपको 2.5 लाख रुपए दूं, 2,50,000 दूं, और नेक्स्ट 5 साल में 50 रिटर्न मिले तो मेरा फायदा क्या? मैं आज आपको कुछ कम दूंगा ताकि उस पर मैं रिटर्न कमाकर मेरा एक्चुअल रिटर्न 50 जो आए वो मेरे रिटर्न को सेटिस्फाई कर सके। तो एन्युइटी मेथड में मेरे को आपको कुछ सिखाना नहीं है, मेरे को आपको सिर्फ इतना सिखाना है, यहां पर सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद डायरेक्टली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मत मल्टीप्लाई करो, उसका आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जो 50,000 आपका सुपर प्रॉफिट आया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आप सबका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके आप उनका एन्युइटी फैक्टर का वैल्यू निकाल लो और उसके हिसाब से आपका गुडविल वैल्यूएशन आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट, तो दिस इज नॉट अ न्यू मेथड, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड 2। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, अगर डाउट नहीं है तो आप लिखना शुरू करें, डाउट है तो जरूर आप पूछें। यहां पर गुडविल हो गया इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो हमने निकालना ऑलरेडी सीख लिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरओआर, मल्टीप्लाइड बाई एन्युइटी फैक्टर किस रेट से? जो डिस्काउंट रेट आपको दिया रहे, डिस्काउंट रेट कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज,
डिस्काउंट रेट कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। प्लीज आप लोग ये लिख लें। तो दिस इज नॉट अ न्यू मेथड, इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ द मेथड 2। जो बोला डायरेक्टली 5 मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लो, ये बोला नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करो और उसके हिसाब से गुडविल निकालो। आई बिलीव आप सारे बच्चों को एन्युइटी फैक्टर कैलकुलेट करना आता है। आई बिलीव आप सारे बच्चों को एन्युइटी फैक्टर कैलकुलेट करना आता है। नहीं आता तो बचपन में मेरा हायर परचेज चैप्टर चेक कर लो, एफएम चेक कर लो, फाइनल का एसएफएम चेक कर लो, पक्का आपको एन्युइटी फैक्टर सिखाया गया होगा। और आपके फाउंडेशन में तो शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर भी है, तो ये आपको आना चाहिए। डन है क्या सर? इसका इन्फरेंस एक बार बताओ ना। कंक्लूजन में ये बोलना चाहता हूं, आज गुडविल का अगर आप 1,67,608 रुपीज दो, तो आपके रिटर्न के हिसाब से 15% अगर आपको कमाना है तो नेक्स्ट 5 साल में आपको 50, 50, 50, 50, 50 का फायदा होना चाहिए। अगर मेरे को 5 साल में 50, 50, 50, 50, 50 कोई दे, तो मैं अपने रिटर्न के हिसाब से 15% रिटर्न के हिसाब से आज 167,608 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। डन है बात? अगर डन है तो आप मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। एक सिंपल सा क्वेश्चन है एन्युइटी मेथड पर। Following details relate to measures XYZ a firm. Average profit of last 4 years 7 lakhs. लास्ट 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 55 lakhs, निकाल कर दे दिया, बहुत अच्छा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, NROR भी दे दिया। और इससे ऊपर देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ ₹1 फॉर 4 years एट 10%, 3.1699। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी भी दे दिया। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। आइए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन 3, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया 7 लाख रुपीस। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 7 लाख माइनस 550, 1,50,000। अब गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युइटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युइटी फैक्टर जो क्वेश्चन दे चुका है, ₹1,50,000 इंटू 3.1699, 1699, 475, 475, 485, 475, 485, 475, 485। एक बार चेक करो तो 3.1699 जो दिया हुआ है वो 10% का 4 साल का सही फैक्टर है क्या? कितना? 4 साल के लिए ना, हाँ। 10% का 4 साल का सही फैक्टर है क्या? वो लोग दे चुके हैं क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन में देने के बाद रीचेक नहीं करते हैं, बट एक बार देख लो। अगर मान लो नहीं देता तो तुमको कंप्यूट करना पड़ता, तो तुम देख लो एक बार।
1.1 डिवाइड 1 2 3 4 GT 3.1699 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको दिखे 3.1699, बट मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट हो। तो सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युइटी फैक्टर मैंने कर दिया, मेरा गुडविल निकल गया, गुडविल निकल गया। इसका एक बहुत अच्छा आप लोगों को इन्फरेंस सिखाऊं, देखना चाहेंगे आप लोग? बस खाली ऐसे ही समझाने के लिए, इट्स नॉट कि आपको उसको लर्न करना है, बस समझने के लिए। अगर कोई बच्चा इसको क्रॉस चेक करना चाहता है, क्रॉस चेक कि ये वैल्यू सही है या नहीं, क्या करना है? सिंपल, आज आपने इन्वेस्ट किया 475,485, आपको 10% से रिटर्न चाहिए। तो अगर आपको लास्ट हर साल 150 150 150 150 मिले तो फाइनली आपका प्रिंसिपल जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कैलकुलेटर पे, सारे बच्चे कैलकुलेटर पे 475,485 475,485 लिखो, प्लस 10% पहले साल का ब्याज जोड़ दिया, ठीक है। अब पहले साल के एंड में कितना रिकवर हो जाएगा? 150 माइनस 150 बचेगा 373033। इसके ऊपर वापस नेक्स्ट ईयर 10% कमाएंगे, प्लस 10%, प्लस 10%। फिर सेकेंड ईयर के एंड में वापस 1.5 लाख निकल जाएगा, माइनस 150 बचेगा 260336। फिर वापस 10% कमाएंगे, प्लस 10%, वापस 150 निकाल लेंगे, माइनस 150। 3 साल खत्म हो गया, 136,370 बचा। फिर 10% कमाएंगे, प्लस 10%, 150 निकाल लेंगे, माइनस 150। तो देखो 7 रुपया सिर्फ बचा। वो तो क्या है? वो तो अप्रोक्सीमेशन है। जब मैंने 4,75,485 475,485 आज इन्वेस्ट किया, अगर मेरे को 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए तो नेक्स्ट 4 साल में मेरे को 150 150 150 150 मिलना चाहिए। तो जो आप एन्युइटी फैक्टर करके काम करते हो या जो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, उसका इन्फरेंस ये होता है, ये होता है। तो मैं अगर आज गुडविल के लिए इतना पे करूंगा तो मेरे को नेक्स्ट 4 साल में 150 150 150 150 मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तब जाके मेरा 10% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, अदरवाइज रिटर्न नहीं है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहां मेथड 3 मेरा खत्म होता है। मैंने आपको बोला ही था, जो ज्ञान है मेथड 1 2 को समझने में, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने में, एक बार वो समझ में आ गया उसके बाद सब सिंपल है। मेथड 4, मेथड 4 लास्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 फॉर्मूले आपके सामने हैं। आप दोनों में कोई भी यूज करो, क्वेश्चन नॉर्मली बता देता है कौन सा प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन से काम करना है, नॉर्मली क्वेश्चन बता देता है। इंस्टीट्यूट के मैट में ना इसको लेकर थोड़ा सा अनबन है, थोड़ा सा क्या है मैं आपको बताऊंगा कहां डिफरेंसेस है। अदरवाइज ये दोनों मेथड, दोनों जो फॉर्मूले आपको दिखाऊंगा, दोनों फॉर्मूला आपको सेम रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट। पहला फॉर्मूला लिख सकते हैं आप मेरे साथ, लिख सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स। मैं समझाऊंगा ये मेथड ऐसे क्यों बना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला दिया गया एवरेज प्रॉफिट्स, जिसको आप एफएमपी भी बोलते हो, एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय एनआरओआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट कुछ नहीं रे, कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम शेयर होल्डर्स फंड पॉइंट ऑफ व्यू।
कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम शेयर होल्डर्स फंड पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बोला ना शेयर होल्डर फंड पॉइंट ऑफ व्यू में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी को ही नेट एसेट बोलते हैं, नेट एसेट बोलते हैं। इंस्टीट्यूट यहां पे डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज नहीं करता, वो नेट एसेट वर्ड यूज करता है। नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म फंड पॉइंट ऑफ व्यू। शेयर होल्डर्स फंड पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म फंड पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी मेथड में आप दोनों तरीके से आप कैलकुलेट करके गुडविल निकाल सकते हो। अलग अलग आंसर आएगा दोनों का, गुडविल निकाल सकते हो। बट यहां पे बोला गया आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम लोग नेट एसेट बोलते हैं वही लोगे। मैंने बोला अगर यहां पे नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो मैं एफएमपी पैट लूंगा। बोला बिल्कुल पैट लीजिए आप। अगर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है वो भी कर दीजिए आप, क्योंकि आप नेट एसेट में प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं लेते, बिकॉज वो रिडीमेबल नेचर का होता है, लाइबिलिटी नेचर का होता है। मैंने बोला ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में आप जब एफएमपी लेंगे पैट ले लीजिएगा, एनआरओआर जब लेंगे केई ले लीजिएगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम शेयर होल्डर्स फंड पॉइंट ऑफ व्यू। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट्स बाई एनआरओआर, सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई एनआरओआर। इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली ये चीज अपने डिस्कशन में लिखता है, ये वाली चीज, ये आपकी इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में इस चीज को लिख रही है। इसीलिए मैंने ऐसे लिखवाया ताकि कभी एग्जाम में 2 मार्क का कोई छोटा एमसीक्यू आ जाए तो आपसे अगर उससे नॉर्मल तरीके से ना निकले तो आप ये याद कर लो कि हाँ ये भी इंस्टीट्यूट बोलता है, तो ऐसे चेक कर लेते हैं। नॉर्मली मैंने आपको बोला हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा शेयर होल्डर फंड वाला ही यूज करेंगे, दूसरे का नोट दे देंगे। इस मेथड में तो उसका नोट देने का भी जरूरत नहीं, आप कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम शेयर होल्डर वाला ही यूज करना। अब सर ये मेथड जो बना, ये गुडविल ऐसे कैसे निकल रहा है, व्हाट इज द रीजन और लॉजिक बिहाइंड दिस मेथड। अभी तक हम लोग देखो ना, मैं तुमको एक सिंपल चीज बोलता हूं, सिंपल चीज सोच के देखना। एक तरीका होता है गुडविल को सोचने का कि आपका फर्म दूसरे राइवल फर्म से कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है या नहीं, दूसरे राइवल फर्म से कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है या नहीं। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आपका फर्म हो सकता है प्रॉफिट वाइज एक्स्ट्रा नहीं कमा रहा हो, बट आप कम कैपिटल में काम करके ज्यादा अर्न कर रहे हो, कम कैपिटल में काम करके ज्यादा अर्न कर रहे हो। एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो मैं ऐसे बोलता हूं 2 मिठाई की दुकान है, 2 मिठाई की दुकान है, ठीक है, इसका प्रॉफिट 10 लाख रुपया, इसका प्रॉफिट 8 लाख रुपया। अगर मैं तुमसे पूछूं किसकी गुडविल होनी चाहिए, किसकी गुडविल है, आप नॉर्मली बोलोगे सर जो 10 लाख रुपया कमा रहा है उसकी गुडविल है। क्यों ऐसा? बोला सर ज्यादा कमा रहा है ना, इसीलिए इसका गुडविल है, इसीलिए इसका गुडविल है। मैं अगर आपको यह बोलूं ये 1 करोड़ रुपए लगाकर 10 लाख कमा रहा है, ये सिर्फ 50 लाख रुपए लगाकर 8 लाख कमा रहा है, अब आप क्या बोलोगे? अब आप क्या बोलोगे? वो 10 लाख जो कमा रहा है 1 करोड़ रुपए लगाकर कमा रहा है, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़ है, बट हमने कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 50 लाख रुपया करके रखा है, तो भी हम 8 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो भी हम 8 लाख रुपया कमा रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक टीचर है, मान लो वो 1000 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, 1000 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, सीए इंटर लेवल के, सीए फाइनल लेवल के, सीए में फाइनल लेवल के 1000 स्टूडेंट में उनके यहां 10 रैंक आए। एक टीचर है 200 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं और उनके यहां 8 रैंक आए। किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है? किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है? व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये मेथड बोलता क्या है, फिर उसके बाद जब फॉर्मूला को एनालाइज कराऊंगा तब आपको समझ में आ गया ओके सर आई एम क्लियर कि क्या बोलना चाहता है वो। पहले बताइए कौन से की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, नंबर 1 या नंबर 2? दोनों केस में बताओ, मिठाई वाला एग्जाम्पल और कोचिंग वाला एग्जाम्पल। प्रूडेंट होकर बताना, ये ना मत बोलना कि सर दिखेगा तो वही ना, सर जो दिखता है वो बिकता है, वो सब बकवास है, वो सब बकवास है। खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल के भी कुछ होता है। सेकंड, वेरी गुड सर, क्लियरली द सेकंड इज कमांडिंग वेरी गुड पोजीशन देन द फर्स्ट। सर भलाई एब्सोल्यूट अमाउंट में प्रॉफिट फर्स्ट वाले का ज्यादा है, रैंक 10 वाले का ज्यादा है, बट अगर आप सक्सेस रेट देखोगे ना सर, सेकंड वाले की सक्सेस रेट ज्यादा है, सेकंड वाले का प्रॉफिट ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू द कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हेन कंपेयर्ड टू द कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब देखो बोलना क्या चाहता है, बोलना ये मेथड बोलना क्या चाहता है, ये मेथड बोलता है हम लोग गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स भैया सही फिगर नहीं है। हम लोग देखेंगे इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल लगा है, कितना कैपिटल लगा है। जो कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है, जो कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट नॉट इन एब्सोल्यूट अमाउंट, नॉट एन एब्सोल्यूट अमाउंट, जो कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, ही और इट इज कमांडिंग गुडविल ओवर द अदर, इट इज कमांडिंग गुडविल ऑफ द अदर। अगर हम लोग कल उस बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ा दे, अगर दोनों दुकान पास में हैं और दोनों अच्छा कमाई कर रहे हैं, हो सकता है हमारी कैपेसिटी कम है या हमने ज्यादा कैपिटल लगा नहीं रखा है, कल अगर हम इस बिजनेस को थोड़ा और एक्सपैंड कर ले तो मेरे को लगता है ये बिजनेस प्रॉफिट्स बहुत अच्छे कमा सकता है। तो हमारे पास स्कोप है टू डेवलप, तो इस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी अदर। बोला मैं इस फर्म की गुडविल कंप्यूट करना चाहता हूं, देखो ये गुडविल कैसे निकाल के देगा, कैसे निकाल के देगा। बोला हमारे राइवल फर्म जितना कैपिटल लगाते हैं ना उसका 10% कमाते हैं, जितना कैपिटल लगाते हैं उसका 10% कमाते हैं। 10 लाख कमाया 1 करोड़ की कैपिटल पे तो 10% कमाते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, एवरेज इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो सोचना अगर मैं 8 लाख कमाना चाहता हूं, 8 लाख जो कि मेरा प्रॉफिट है 8 लाख, अगर मैं 8 लाख कमाना चाहता हूं और यही मार्केट की तरह मैंने 10% कमाता हूं, मैं ज्यादा कमाता हूं तो मेरी गुडविल है, बट मार्केट की तरह अगर मैं 10% कमाता हूं तो मेरे को कितना कैपिटल लगेगा 8 लाख कमाने के लिए, मेरे को कितना कैपिटल लगेगा 8 लाख कमाने के लिए। सर 80 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा तब आप 8 लाख कमाओगे, मैं तो 50 लाख में ही इतना कमा पा रहा हूं, मेरे को 80 लाख लगेगा बट मैं 50 लाख में कमा पा रहा हूं। तो जो 30 लाख कम लगाकर मैं ज्यादा प्रॉफिट कर रहा हूं ना, 30 लाख कम लगाकर, ये 30 लाख एक्चुअली अनआइडेंटिफाइड एसेट है जो आपको दिख नहीं रहे हैं मेरे एसेट पर, बट मेरे बिजनेस में मैंने लगा रखा है। और ये वो 30 लाख है जो हमने सालों साल मेहनत करके कमाया है। ये 30 लाख अनआइडेंटिफाइड एसेट ये गुडविल है और इसी 30 लाख के कारण हम वो 8 लाख रुपया कमा पा रहे हैं जो दूसरे नहीं कमा पा रहे हैं। तो अगर मैं 8 लाख कमा रहा हूं और इंडस्ट्री की एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 10% है कैपिटल पर, तो मेरे को ये 8 लाख कमाने के लिए 80 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, बट मैं सिर्फ 50 लाख रुपए लगाकर ये प्रॉफिट कमा रहा हूं, सिर्फ 50 लाख रुपए लगाकर ये प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो मैं ना 30 लाख रुपया जो डिफरेंस है, जो आपको एसेट दिख नहीं रहा बट जिसका रिटर्न मेरे यहां आ रहा है, वो 30 लाख एक्चुअली हमारी गुडविल है जो आपको दिखेगी नहीं बट है, जिसके कारण हम कम पैसा लगा के भी ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, कम पैसा लगा के भी ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है। आप बहुत जानते हो, आप ये सब चीजें आपने देख रखी है लाइफ में। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी दुकान में भी लोग ज्यादा जाते हैं रादर देन बड़ी सुंदर सी दुकान से। आप अगर कहीं पुचका खाते हो तो अगर एक पुचका का दुकान खोल लिया जाए रादर देन एक पुचका का स्टॉल, बहुत बार ऐसा होता है आप पुचका के स्टॉल में खाओगे, बोला दुकान कितना ही खोल लो, टेस्ट तो इसका आएगा भाई, ये पसीने का कमाई है, मतलब वो समझ रहे हो आप, पानी में क्या क्या वो वैसा। सर ये पसीने का स्वाद है, सर वो स्वाद तो क्या एसी वाला स्वाद होगा, मजा नहीं आएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि सर बिजनेस छोटा दिख तो रहा है बट वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है, बट लोग, क्योंकि लोग उसके पास आते हैं खाने, लोग जानते हैं कि यहां पुचका खाएंगे तो असली टेस्ट आएगा, तो दैट इज कमांडिंग गुडविल ओवर दी शॉप। तो यहीं से ये फॉर्मूला बना। हम लोग 8 लाख रुपया कमा रहे हैं, अगर बाजार की रेट ऑफ रिटर्न से कमाएं तो हमको कैपिटल कितना लगाना होगा 80 लाख रुपए, बट मैंने कैपिटल कितना लगा रखा है 50 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपया जो कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा हूं, वो 30 लाख एक्चुअली गुडविल का इन्वेस्टमेंट है, वो मैंने सालों साल मेहनत करके जो गुडविल बनाई है उसके कारण ये एक्स्ट्रा रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, समझ गया। तो ये 8 लाख में 10% के हिसाब से कमा रहा था, तो मेरे को 80 लाख का कैपिटल लगाना चाहिए, मैं सिर्फ 50 लाख का कैपिटल में काम कर रहा हूं, तो 30 लाख क्या है, गुडविल है। 30 लाख क्या है, गुडविल है। और यही चीज हम लोग दूसरे मेथड में भी, सुपर प्रॉफिट भी यही बोल रहा है। सोचना इस बात को, अगर मैं यहां सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल मेरा 50 लाख, ये 10%,
तो 3 लाख का मेरा सुपर प्रॉफिट, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10%, ये हो गया 30 लाख वापस, 30 लाख वापस। अरे यार सिंपल बोल रहा हूं, एक मेथड, ये दोनों ही सेम है, बिल्कुल सेम है। एक बोल रहा है कितना ज्यादा कैपिटल लगा के, कितना कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, दूसरा बोल रहा है जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो उसके लिए कितना कैपिटल लाना पड़ता, जो मेरे को नहीं लाना पड़ेगा, वही गुडविल है, वही गुडविल है। तुम्हारे यहां मैं कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, वही कम इन्वेस्टमेंट मेरा गुडविल है, वही कम इन्वेस्टमेंट तुम्हारे गुडविल के कारण है, उसके लिए तुमको प्रीमियम मिलेगा, उसके लिए तुमको पैसा मिलेगा। तो ये दोनों मेथड कोई अलग अलग मेथड नहीं है, ये सेम ही है, दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। पहले बताइए क्या दोनों फॉर्मूला आपको क्लियर है? दोनों फॉर्मूला आपको क्लियर है? पुराने पहले वाले 3 मेथड बोल रहे थे कि सेम कैपिटल लगा के कौन ज्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है। पहला वाला 3 मेथड प्रॉफिट्स को जज कर रहा था, ये लास्ट मेथड जो है प्रॉफिट्स को नहीं, कैपिटल को जज कर रहा है। जो एंटिटी कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है वो एंटिटी के पास गुडविल है। एब्सोल्यूट अमाउंट में भला ही उसका प्रॉफिट कम हो बट उसके पास गुडविल है, क्योंकि उसके पास ताकत है प्रॉफिट कमाने की, छोटा सा बिजनेस करके भी। तो उस टाइप के बिजनेस को अगर हम लोग खरीद ले और थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस को एक्सपैंड करें तो आगे बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, आगे हम बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। डन है बात? ये फॉर्मूले आप लिख लो, फॉर्मूले आप लिख लो। मैं सिर्फ नीचे आपको लॉजिक लिखवाना चाहूंगा, लॉजिक। Logic. If the business is earning higher profits in percentage बोलूंगा, absolute amount wise नहीं बोलूंगा, higher profits by employing lower capital as compared to its rivals, the lower capital or net asset is actually the goodwill, component is actually the goodwill component which is helping it to earn higher profits, सर बहुत अच्छे से समझाया आप ये फॉर्मूला को, वेरी गुड साहिल। मैं फाउंडेशन में भी ऐसे ही बोलता हूं। तो सर फाउंडेशन को भी वही समझा रहे जो फाइनल को समझा रहे, भाई तुम्हारे फाउंडेशन में नहीं था, बस यही प्रॉब्लम है। वैसे सीए फाउंडेशन में हम लोगों को गुडविल समझाना पड़ता है पार्टनरशिप चैप्टर में, सीए में इंटर में मैंने गुडविल समझा रखा है पार्टनरशिप चैप्टर में, तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा जो मेन मुद्दा है फाइनल लेवल का वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, उसको सिखाने के लिए मेरे को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखाना ही पड़ता है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप समझ लो आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हो, प्लस नई नई चीजें सीख रहे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना, जो पहले नहीं सीखते थे। तो ये आप उसी कॉन्सेप्ट का रिफाइनमेंट समझो, बट पता होना चाहिए। अगर लॉजिक पता होता है ना तो फॉर्मूला बहुत जल्दी लर्न होता है, लॉजिक नहीं पता होता है तो बस सोचते रहते हैं क्या फॉर्मूला था, भूल गए। If the business is earning higher profits by employing lower capital as compared to its rivals, then the lower capital ब्रैकेट में नेट एसेट is actually the goodwill component which is helping it to earn higher profits. ये 30 लाख रुपया मैंने टेंजिबली लगा नहीं रखा है, बट मैंने इतनी मेहनत की है कि वो मेरा गुडविल बन गया, जिसके कारण मैं आज एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा पा रहा हूं, Is it clear, boys and girls? Very good, Sahil. Very good. चलो अब आप क्या करो ना, मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 2, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो।
क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। और इंस्टीट्यूट कैसे फर्क करता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल में दिखाऊंगा। ये छोटे से एग्जांपल में आप देख लो, बड़े क्वेश्चन में ना मैं वापस बोल रहा हूं ये फर्क दिखते नहीं है, ठीक है ना। ये छोटे से एग्जांपल में आपको दिखेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और सुपर प्रॉफिट कैसे इंस्टीट्यूट अलग कर दिया है, बट जब बड़े क्वेश्चन करेंगे वो सब फर्क दिखेंगे नहीं। पढ़ते हैं। A firm values goodwill under capitalization of profits method. Okay. Its average profit for past 4 years has been determined at 72,000. 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। नेट एसेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड दो अलग अलग दे दिया, 480 और 5 लाख, 480 और 5 लाख अलग अलग नाम से दे दिया। नॉर्मली हम लोग नेट एसेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, बट यहां पे नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड दो अलग अलग चीज दिया। नेट एसेट कहां काम आएगा, जब आप एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करोगे। जब सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तब कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करेंगे, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा आंसर डिफर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आंसर डिफर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दो चीज दिया है, बोल के डिफरेंस है, नहीं देता तो दोनों सेम आता। इट्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, NROR दे दिया। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो चीज अलग अलग निकालने दिया आपको, दो चीज अलग अलग। आराम से आइए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन 2, पहला हमको निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, गुडविल का फॉर्मूला बताओ। गुडविल का सर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NROR माइनस नेट एसेट्स। ये खाली याद रखना है आपको। मैंने बोला ना ऑब्जेक्टिव में ही प्रॉब्लम होगा, बड़े क्वेश्चन में इतना डिफरेंसेस माथा नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट 72,000 डिवाइडेड बाय NROR 12% माइनस नेट एसेट 480 72,000 में कमाता हूं, अगर 12% की रेट से कमाता तो 6 लाख रुपया लगाना पड़ता। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 480 है, तो 1,20,000 का गुडविल। जितना कम कैपिटल लगाया, कम कैपिटल लगा के भी ज्यादा कमा रहा हूं, गुडविल है, गुडविल। अनआइडेंटिफाइड एसेट, अनआइडेंटिफाइड एसेट तुम आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हो, बट वो है, उसी के कारण ये जनरेट हो रहा है प्रॉफिट्स। 120। दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। बस थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ध्यान रखना, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं, लर्न करने नहीं बोलूंगा बिल्कुल, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ध्यान रखना। वहां पर ये थोड़ा सा गंदगी आपको दिख सकता है, दिख सकता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NROR। एक लाइन छोड़ देता हूं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NROR। एवरेज प्रॉफिट 72,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख, 5 लाख इंटू 12%, 60,000 रुपीज, 12,000। तो ये हो गया 12,000 डिवाइडेड बाई 12%, 12,000 डिवाइडेड बाई 12%, 1 लाख, 1 लाख। 12,000 डिवाइडेड बाई 12%। क्वेश्चन में नेट एसेट अलग से दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग से दिया, तो मेरा आंसर में डिफरेंस आया। अदरवाइज जो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता हूं वही यूज कर लेता हूं, अलग से नेट एसेट नहीं निकालते हम लोग वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही नेट एसेट है, होता है हमारा। वन लाख।
ये थोड़ा सा गंदगी के बारे में आप ध्यान रखें। गंदगी मैं बोल रहा हूं बिकॉज ये ऐसा चीज है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सीएमए इंस्टीट्यूट हमारा ऐसे करके देता है, और गुडविल बहुत सब्जेक्टिव कोई भी वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव होता है। हर इंसान के लिए अलग सोच होती है, वो अलग सोच के हिसाब से वैल्यूएशन करता है। तो हम लोगों को ना थोड़ा ये सब चीजों के बारे में ध्यान रखना होगा, थोड़ा ये सब चीजों के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना होगा, बिकॉज ये चीज इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है। तो हम लोग ये प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे सो दैट नो मार्क्स गेट्स डिडक्टेड। एनी डाउट्स ऑन दिस? अगर किसी बच्चे को पढ़ना है, आज मैं होमवर्क दूंगा भी। वैसे आपका आज का होमवर्क पता है क्या होगा? आपका होमवर्क रहेगा आपका आज का होमवर्क रहेगा कुछ रीड करने के लिए मैं आपको देना चाहता हूं। ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पोर्शन है ना, पेज नंबर 322 से शुरू होता है। मैं चाहूंगा आज आप ये रीड करें। इससे आपको आपके इंस्टीट्यूट की आइडिया क्लियर रहेगी हमेशा। पेज 322, 323 आपको क्वेश्चंस नहीं करने, वो हमने कर लिए हैं। 322 से लेकर आपको यहां तक रीड करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड तक, यहां तक रीड करना है। 322 से लेकर 327 ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, आप वापस मत करना। हां, क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, आपको सिर्फ रीड करना है। पेज 322 टू 327 गुडविल जो हमने सीखा वैल्यूएशन, उसी के बारे में आपको ज्ञान दिया हुआ है। ठीक है सर, एनआरओआर के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। सर आपने हमको बताया एवरेज प्रॉफिट के बारे में, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आपने सर हमको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। आपने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी बताया, कितने साल तक ये प्रॉफिट या ये बेनिफिट्स मेंटेन हो सकते हैं फ्यूचर में, ये तीनों बताया। सर एनआरओआर एक बार बोल दो ना। एनआरओआर इज इंडस्ट्री एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारे राइवल्स है, कॉम्पिटिटर्स है, इंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस, अगर वो हमारे जितना कैपिटल एम्प्लॉयड करके रखे तो वो कितना प्रॉफिट्स कमाते, हम लोग उसको एनआरओआर बोलते हैं। एनआरओआर इज नथिंग बट इंडस्ट्री एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस सिमिलर बिजनेस। तो जो हमारे राइवल्स है वो अपने कैपिटल पर कितना रेट ऑफ रिटर्न अर्न करते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो कितना, क्या रेट ऑफ रिटर्न है। नॉर्मली फॉर्मूला बोल रहा हूं, प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे राइवल्स का, हमारे कॉम्पिटिटर्स का रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज वाइज निकलता है। हम फिर चेक करते हैं, अगर हम इतना कमाते इस रेट से तो हम कितना कमा पाते, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरओआर। मतलब हम अगर इसी रेट से प्रॉफिट कमाते तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, उसके हिसाब से हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनआरओआर इज नथिंग बट इंडस्ट्री एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। आपको एग्जाम में निकालना नहीं पड़ेगा। एनआरओआर इज जनरली ऑलवेज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, अदरवाइज हो सकता है आपको बोल दे ये 3 राइवल फर्म है, इनका रेट ऑफ रिटर्न इतना है, तो हम लोग उसका एवरेज करके एनआरओआर निकाल लेंगे, इंडस्ट्री एवरेज। अब इंडस्ट्री में हर फर्म तो लेने का पॉसिबल नहीं है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो टोटल इंडस्ट्री का एक मेजर चंक होल्ड करते हैं, जिनका पूरे इंडस्ट्री में मेजर चंक उनका रेवेन्यूज है, प्रॉफिट्स वगैरह है, उनका हम लोग देख लेते हैं, तो वो इंडस्ट्री का क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। उसी को हम लोग एनआरओआर बना के यूज करते हैं। तो एनआरओआर क्योंकि आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, इसीलिए उसका कोई अलग से ज्ञान नहीं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, उसका कोई अलग से ज्ञान नहीं। जो एफएमपी और कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, जो मैंने आपको सिखाया। डन है बात? अब ये 4 मेथड्स हमने कर लिए कंप्लीट गुडविल वैल्यूएशन के। चारों मेथड, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज,
एन्युटी मेथड, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर सुपर प्रॉफिट बाई एनआरओआर, सुपर प्रॉफिट बाई एनआरओआर। अगर एक बार आप रीड कर लेते हो ना घर पर, आपको ये पूरा चीज क्लियर हो जाएगा इंस्टीट्यूट आपकी इंस्टीट्यूट वैल्यूएशन को किस तरीके से देखती है। हम लोग पढ़ेंगे आज घर जाके, हम लोगों का क्लास नेक्स्ट परसों है, तो आज और कल में हम लोग टाइम निकाल के 15-20 मिनट एक बार सिर्फ रीडिंग मारेंगे, सो दैट द कॉन्सेप्ट्स बिल्ड्स अप प्रॉपरली। डन है बात? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग मिलके करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 5। बाद बाकी सारे क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने क्वेश्चन कर लिए, जिसको मैं बेसिक क्वेश्चन बोलता हूं। बेसिक्स मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी करेंगे। 5 The following are the particulars about Cole and Company, a partnership firm. Average capital employed 7 लाख रुपीस, दे दिया, खुद से दे दिया, सिंपल सिंपल सिंपल। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 years इतना, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट्स दिया है, एवरेज करने के लिए काम आएगा। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8%, मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो 8% का रिटर्न मिलता है। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 2%। हम लोग नॉर्मली हर बिजनेस का अलग अलग टाइप का रिस्क होता है। इस बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हो तो 2% आप एक्स्ट्रा रिटर्न चाहोगे क्योंकि इसका रिस्क ज्यादा है। तो अगर मैं इस बिजनेस का एनआरओआर बताऊं, एनआरओआर 8% नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट इस बिजनेस में क्योंकि रिस्क ज्यादा है, मैं 2% एक्स्ट्रा चाहूंगा। मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस बिजनेस, मैंने बोला हमेशा फॉर सिमिलर बिजनेस, मैं ये बिजनेस जो कंडक्ट कर रहा हूं इसके लिए अगर मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूछो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पूछो तो 10% होना चाहिए, 10% होना चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विसेज 12,000 पर एनम। हमारे पार्टनर लोग भी काम कर रहे हैं और अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका फेयर रेम्यूनरेशन, उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए जो कि 12,000 पर एनम है। सर वो तो मालिक है, उसको खाएगा रेम्यूनरेशन, अगर वो काम नहीं करता तो दूसरा आदमी को लगा के काम कराना पड़ता ना। हर जरूरी थोड़ी है हर पार्टनर बिजनेस में बैठ के काम करे, तो अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी जगह दूसरा आदमी काम करेगा, दूसरा आदमी काम करेगा तो आपको उसको सैलरी देना होगा, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। तो आप इसको भी कंसीडर कीजिए जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, इसको भी कंसीडर कीजिए, क्योंकि इसके कारण आप आज नहीं दे रहे हो बट कल अगर कोई आदमी रखना पड़ा तो देना पड़ेगा ना। तो ये वो रेम्यूनरेशन है जो हमारे प्रॉफिट से माइनस होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको फ्यूचर में देना पड़ सकता है। प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रेकरिंग प्रॉफिट्स ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1,000। एवरेज बेसिस मतलब हर साल नॉर्मली 1,000 का नॉन रेकरिंग आइटम होता है। हम लोग एवरेज करने के बाद 1,000 एक साथ माइनस कर देंगे। Out of which it was considered that even non-recurring profits had a tendency to recurring at an average rate of 600 per annum। क्या बोल रहा है ध्यान से? Profit included non-recurring profits of 1,000 on average basis of rupees 1,000। एवरेज बेसिस हर साल 1,000 रुपए का नॉर्मली नॉन रेकरिंग आइटम होता है। नॉन रेकरिंग आइटम को नॉर्मली मैं हटा देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। आगे क्या बोला? आउट ऑफ विच इट इज कंसीडर्ड दैट इवन नॉन रेकरिंग प्रॉफिट्स हैड अ टेंडेंसी टू रेकरिंग। टेंडेंसी टू रेकरिंग नहीं होना चाहिए था, टेंडेंसी टू रेकर, मतलब नॉन रेकरिंग प्रॉफिट भी अब ऐसा होते जा रहा है जो हर साल रेकर कर रहा है, हर साल रेकर कर रहा है, हर साल हो रहा है। नॉर्मली हम लोग सोचते थे ये कमा नहीं पाएंगे, बट अब हम देख रहे हैं हर साल हम वो कमा पा रहे हैं। कितना रुपया? 600 रुपया। मतलब 1,000 रुपए में ना 600 रुपया ऐसा हमको लग रहा है जो हम फ्यूचर में भी कमा पाएंगे, वो रेकर होगा फ्यूचर में भी। मतलब पूरा 1,000 रुपया नॉन रेकरिंग नहीं है, 1,000 रुपए में 600 रुपया रेकरिंग हो रहा है, तो नॉन रेकरिंग बचा 400 रुपया, नॉन रेकरिंग बचा 400 रुपया। तो जो पास्ट 3 साल में नॉन रेकरिंग आइटम था, हमको लग रहा है इसमें से 600 रुपया फ्यूचर में भी रेकर करेगा। तो जो रेकर करेगा वो मेरे प्रॉफिट का पार्ट है, वो मेंटेनेबल है। जो रेकर नहीं करेगा उसको मैं प्रॉफिट से हटा दूंगा। सन्ड्री एसेट्स ऑफ द फर्म 7.5 लाख, करंट लाइबिलिटीज 30,000। सुनो ना बात को, ये एसेट माइनस लाइबिलिटी वगैरह करना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेरे को फर्स्ट लाइन में ही दे दिया,
तो मेरे को ये करने का जरूरत नहीं है, नीचे वाला लाइन मेरे लिए नॉर्मली वेस्ट हो गया। बट हाँ, अगर कहीं नेट एसेट कैलकुलेट करके काम करना पड़ा तो बात अलग है। बट नेट एसेट में सारी आउटसाइड लायबिलिटी माइनस होनी चाहिए, सिर्फ करंट लायबिलिटी होने से नहीं चलेगा, सारी आउटसाइड लायबिलिटी। देखते हैं, ascertain the value of goodwill under the following method of for Cole Limited for 3 years purchase of super profit method and capitalization method। आपको दो मेथड से निकालना है, एक 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दो मेथड से हम लोग अपना गुडविल कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब दोनों मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले प्रॉफिट्स वगैरह सही करने पड़ेंगे, फिर गुडविल कैलकुलेट होगा। आ जाइए, आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करना चाहेंगे क्या पहले खुद? आप पहले खुद ट्राई करना चाहेंगे क्या? पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो पुराने प्रॉफिट्स हमको दिए हुए हैं उनका एवरेज प्रॉफिट करके हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, हमको वेटेड करने बोला नहीं है तो मैं सिंपल करूंगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, मैं सिंपल एवरेज करूंगा। 1,07,600, 1,07,600, 90,700, 1,12,500 डिवाइडेड बाई 3। क्योंकि मेरे को वेटेड के लिए कुछ बोला नहीं है, मैं सिंपल एवरेज करके आंसर निकालूंगा। सिंपल एवरेज 1,03,600, 1,03,600 डन, माइनस फेयर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स 12,000। अगर पार्टनर्स काम नहीं करेंगे तो हमको एम्प्लॉय रखना होगा, उनको ये देना पड़ेगा। तो ये जो 12,000 है ये मेरे बिजनेस से निकलेगा जैसे ही पार्टनर काम कम करना बंद करेंगे और एम्प्लॉइज आ जाएंगे। लेस नॉन रेकरिंग प्रॉफिट, नॉन रेकरिंग प्रॉफिट। सर लेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट में ये एडेड है, हटाना है, इसको हटाना है। नॉन रेकरिंग प्रॉफिट 1000 माइनस 600, मेरे को बोला 1,000 रुपए का नॉन रेकरिंग प्रॉफिट ऑन एन एवरेज हर साल होता है, जिसमें से मेरे को लग रहा है 600 रुपया जो है ना वो रेकर कर सकता है, हैज अ टेंडेंसी ऑफ रेकरिंग, हैज अ टेंडेंसी ऑफ रेकरिंग, टेंडेंसी ऑफ रेकरिंग, वो रेकर कर सकता है। जो रेकर कर सकता है वो तो मेंटेनेबल है, मेंटेनेबल है, वो मेंटेन हो सकता है फ्यूचर में। तो जो नॉन मेंटेनेबल है वो हटा दो, हटा दो, वो बेकार है, वो नहीं होगा, उसमें गुडविल का कोई इफेक्ट नहीं है। वो अभी हो रहा है, बाद में हो ना हो किसी को नहीं पता। ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। मेरे को बताओ सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा सर? एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरओआर। एवरेज प्रॉफिट 91,200, कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख रुपया, एनआरओआर 10%, 8 + 2, तो सर ये हो गया 21,200, 21,200, 21,200। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, फिर सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं।
गुडविल। पहले हमको बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला क्या है बता, याद कर सर, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 91,200 into 3 years, 91,200 into 3 years, 273,600, 273,600, 91,200 into 3 years purchase, 273,600. दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। हां अमन बताओ, सॉरी 21,200, सॉरी अमन, थैंक यू अमन, थैंक यू, मैं तो एवरेज प्रॉफिट ही ले लिया। 22,200 into 3, सॉरी अमन एंड थैंक यू। 63,600। सिर्फ एक ही बच्चा है क्लास में जो ध्यान से पढ़ रहा है, बाद बाकी सब बच्चे उतार भी लिए होंगे। अरे भैया सही लिखे होंगे यार, वेरी गुड अमन। मैंने ऊपर सुपर प्रॉफिट निकाला 21,200, मैंने गलती से 91,200 लिख दिया। कैपिटलाइजेशन मेथड, पहले मैं ना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कर देता हूं, मेरे पास सुपर प्रॉफिट है तो फटाफट निकल जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NROR, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NROR। हमेशा फॉर्मूला लिखना, हाँ एग्जाम में भी फॉर्मूला मेंशन करना, सो दैट सामने वाला अंडरस्टैंड्स। 2,12,000 मेरे को सिर्फ बोला कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल के दो। अब कैपिटलाइजेशन में तो इंस्टीट्यूट दो अलग अलग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट में इंस्टीट्यूट बोलता है नेट एसेट्स लो। तो आ जाओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बाई NROR माइनस नेट एसेट्स। एवरेज प्रॉफिट 91,200, NROR 10% माइनस नेट एसेट, सन्ड्री एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। वैसे लाइबिलिटी में पूरा दिया हुआ नहीं है, सिर्फ करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, तो भी अज्यूमिंग नो अदर लाइबिलिटी, अज्यूमिंग नो अदर लाइबिलिटी, अदरवाइज उसका कोई काम ही नहीं आएगा। नो अदर लाइबिलिटी, और कोई लाइबिलिटी नहीं है, अज्यूमिंग नो अदर लाइबिलिटी। तो 9,12,000 माइनस 7,20,000, 192। सर कैपिटलाइजेशन में अगर मेथड नहीं बताएगा तो हम लोगों को दोनों निकाल कर देना चाहिए ना। मैंने बोला ना, दोनों में नॉर्मली आंसर सेम आता है, बस क्वेश्चन में अगर अलग से नेट एसेट कोई बता दे तो फिर आपको दोनों अलग से निकालना चाहिए। अगर नेट एसेट अलग से नहीं बताता ना तो चाहे सुपर प्रॉफिट हो चाहे एवरेज प्रॉफिट हो, मेरा आंसर सेम ही आता। बट क्योंकि नेट एसेट अलग से बता दिया इसीलिए मेरे को निकालना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं निकालता। मैं दोनों में से कोई भी मेथड लगाता, सेम आंसर आता। ये सिर्फ हम लोगों को करना पड़ता है। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट कर दिए क्या? आज भी मैंने क्वेश्चन दिया है, AS 26 का क्वेश्चन दिया है शायद, या नहीं AS 13 का क्वेश्चन दिया है, 13 का। अगर आप चाहते हो पुराने वाली चीजें आपको याद रहे, आपको इंश्योर करना होगा आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हो।
If you ensure you are practicing old content, you will never forget anything. Otherwise आप जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे, जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे. एंड सिलेबस बहुत बड़ा है, ASSRA, फिर चैप्टर्स भी है, फिर इंड-AS भी कुछ पढ़ने हैं, वैल्यू बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन भी पढ़ना है, थ्योरी चैप्टर्स भी है, सिलेबस बहुत बड़ा है. तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से हम लोग आगे काम करें. ओके, कल से स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करिए. आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर सकते हो. हमेशा आप कोई आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि याद नहीं है मेरे को, तो एक बार रिवाइज कर लो, रिवाइज करके बैठो. अगर आप साथ साथ करोगे ना, आप मेरे को हमेशा याद करोगे. बोला क्या चीज लाए थे सर, हम जो पढ़े आज तक नहीं भूले. ओके, बट बैकलॉग मत बनाइए. एक सम करने में चाहे आपकी छुट्टी हो चाहे आपका ऑफिस हो, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम या कोई पहाड़ टूट जाता है. ट्राई बैकलॉग ना रखे, रेगुलर का रेगुलर करते रहे आप. मैं चाहूं तो आपको फोर्स कर सकता हूं करने के लिए. कैसे फोर्स कर सकते हैं? मेरे एप्लीकेशन में ऑप्शन है जहां पर मैं ये बता सकता हूं कि इस दिन के बाद ये अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, उसके बाद वो उड़ जाएगा. अगर आप चाहो तो मैं फोर्स भी कर सकता हूं आपको, बट मैं करता नहीं हूं. क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं आप लोगों की भी प्रॉब्लम है. बट डोंट मेक बैकलॉग. जितना बैकलॉग बनाओगे बाद में बोलोगे नहीं 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 करना, छोड़, इतना कौन करता है. हो जाएगा अपने आप, होगा कुछ नहीं. रेगुलर करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा. और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको पढ़ने का इच्छा करेगा. कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो पढ़ोगे क्या? कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है. ठीक है. दिस कंप्लीट्स माय बेसिक्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, जहां पर मेरे को आपके साथ फॉर्मूलेज इंश्योर करने थे कि मैं आपको बता दूं 4 फॉर्मूला, और कैपिटल एम्प्लॉयड और FMP कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बता दूं. डन है. अब गुडविल में अगर आप देखोगे तो नए प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने लिख रखे हैं एडवांस प्रॉब्लम्स. एडवांस प्रॉब्लम मतलब ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस है गुडविल वैल्यूएशन के, जहां पर आपको सब वेरिएबल्स कैलकुलेट करके गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ एग्जाम्पल टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे थे और एक एक चीज सीख रहे थे. अब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हम लोगों को करना है टू कैलकुलेट गुडविल. मैं इसको आज स्टार्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास से करूंगा. फ्राइडे से हम लोग एडवांस प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं आज. नंबर 1, एक तो आप ऑफिस के बाद क्लास कर रहे हो. नंबर 2, मैं चाहता हूं एक बार आप प्रॉपरली इंस्टीट्यूट का मैथ रीड कर लो, सो दैट नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग करें आप बोलो सर आप छोड़ दो, हम लोग खुद ट्राई करते हैं. हम लोग करते हैं सर, जहां गलती होगा आप बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वी विल स्टार्ट दिस फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, एडवांस प्रॉब्लम्स. आज के लिए सिर्फ इतना ही. अब हम लोग यही करेंगे, अगर कोई दिन हमारा मॉर्निंग का क्लास कोई कारण से भी छूट जाता है, वी वोंट लीव दैट डेट विदाउट स्टडिंग. हम लोग इवनिंग में ऐसे ही छोटा सा एक क्लास ले लेंगे, सो दैट हम लोग अच्छे से पढ़ सके. पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वालों को तो छोटा क्लास बहुत पसंद है, बोलता है वाह 1 घंटे का क्लास है, चलो बैठ के कंप्लीट कर लेते हैं. तो आज मैं आपको और कुछ नहीं कराऊंगा. आई वॉन्ट यू टू स्टडी दी होल थिंग, और फिर हम लोग फ्राइडे से ये एडवांस प्रॉब्लम्स लेना शुरू करेंगे. एडवांस प्रॉब्लम में टोटल 3 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है फुल फ्लेजेड, जो हम लोग फ्राइडे को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सैटरडे से हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चालू हो जाएगा. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में पहला काम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रहेगा. गुडविल वैल्यू करके फिर आप एसेट निकालकर शेयर की वैल्यूएशन करेंगे. डन. आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों. हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को और वी विल कंप्लीट गुडविल ऑन फ्राइडे, फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. थैंक यू सो मच. बाय बाय.